हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे डे 2 के बारे में। आप सभी जो है डे 2 का वेट कर रहे थे और आपको ये भी पता है कि हमने पीजीटी डी ट्रिपल एसबी के लिए जो है कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो है डाउट डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों में से एक बच्चे का डाउट आया था, तो डाउट जो है मैं साथ के साथ सभी डिस्कस करते हुए चलूंगी। तो जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो जो है साथ के साथ पूछता जाए, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर आउट होती जाएं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका पेपर पैटर्न है उसी के ऊपर है। ठीक है, तो डाउट है कमलप्रीत का कि मैम 24 क्वेश्चन में डायरेक्टली 122 को बाइनरी में ही लिखा था, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं करना था क्या? ठीक है, तो अब चलते हैं 24 क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि 24 क्वेश्चन में क्या था, ताकि उसका भी डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलते हैं 122 क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है ना, ये रहा 24 क्वेश्चन में क्या था कि +122 का, ठीक है, किसका भाई? +122 का जो है आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो हमेशा ध्यान रखना, टूज कॉम्प्लीमेंट सिर्फ उसी का करना है अगर यहाँ पर प्लस ना देके -122 दे रखा हो, तो आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे। प्लस वाला जो प्लस बाइनरी नंबर होता है, प्लस वाले को एज इट इज बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, अगर बोले कि +5 को टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखो, तो +5 को अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 101, और प्लस दिखाने के लिए जो आपकी MSB है उसको आप क्या कर दोगे? 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको -5 लिखना है, -5 लिखना है, -5 को आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, तो -5 को टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले +5 लिखोगे, +5 लिखा 0 1 0 1। ठीक है, फिर इसका क्या लोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। मैंने अब यहाँ पे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। ठीक है, और फिर क्या करोगे? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे। टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो +1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 1। ठीक है, 1 आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो नंबर है ये क्या है? माइनस का है, और 0 1 1 क्या बनाता है आपका? 3। तो मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा आपका? -3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आया भाई? समझ में आया कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर पे ही अप्लाई होता है, पॉजिटिव नंबर तो आपकी एज इट इज आएंगे। ठीक है, कल की क्लास में एक 18 क्वेश्चन भी रह गया था, जो कि पूरी तरीके से उसकी एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने उसको यहाँ पे सही कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। तो अब हम जो है एक बार 18 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कमल, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर टूज रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की और -539 जो है डेसिमल में है, ये बेस 10 है भाई। ठीक है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अगर नॉर्मल ये +539 होता तो हम क्या करते? इसका बाइनरी लिखते और बाइनरी लिखने के बाद जो है इसको 4 के पेयर बना के हेक्साडेसिमल कर देते। ठीक है, लेकिन ये -539 है, तो आप इसका क्या पहले क्या करोगे? टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट के मैंने आपको जो है 3 रूल बताए हैं। सबसे पहला क्या है कि नंबर को पॉजिटिव में लिखो, जो भी नंबर है पॉजिटिव में लिखने के बाद क्या करोगे? उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद उसमें +1 कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप है भाई टूज कॉम्प्लीमेंट करने के। तो -539 को पहले क्या करेंगे? इसका +539 लिखेंगे। तो लिखो भाई, क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। देखो 1024 तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है आपका -539 ही है, तो हमारा जो है यहीं से काम चल जाएगा, तो इसको हटा दो। अब देखो 512 के नीचे 1 आएगा। अब 512 में मैं क्या ऐड करूं कि आपका 39 बन जाए? तो 39 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 और 27 आपको चाहिए। तो 16 और 8 24, 24 और 3 27। तो मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया अभी? देखो 512 में 16 जमा 8 जमा 2 जमा 1 करोगे तो आपका क्या आएगा? 539। ठीक है,
अब ये तो आया है प्लस का नंबर, अब मुझे इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए आपको एमएसबी को 0 बनाना पड़ेगा, 0 लगा दो, क्योंकि एमएसबी ही बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या करोगे, +1 ऐड कर दोगे, +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। 4 4 के पेयर बना दो, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर और ये 4 का पेयर, ठीक है। अब देखो 0 1 0 1 क्या होता है 5, 1 1 1 0 क्या होगा भाई आपका 1 1 0 होता है आपका 14, दैट इज ई, जिसको आप क्या कहते हो ई, ठीक है। और 1 1 0 1 देखो 1100 होता है आपका सी, जिसको आप 12 कहते हो। 1101 जो है 1101 आपका डी हो गया, जिसको आप 13 कहोगे। और 1100 11110 जो है वो आपका क्या हो जाएगा 14, और फिर ट्रिपल मतलब 4 बार 1 आपका क्या हो जाएगा 15, जिसको आप एफ लिखते हो, ठीक है। तो 1101 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा डी। तो जब हम -539 को का डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा DE5, क्या आएगा DE5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। कमल, अगर आपको डाउट क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में भाई प्लीज जो है बता देना, अगर नहीं भी क्लियर है तो भी बता देना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं ट्राई करूँ कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। ओके, देखो कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जब हम मेन मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब हम सेकेंडरी मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्या बनते हैं, ठीक है। तो जब हम मेन मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको फ्रेम्स कहते हैं, और सेकेंडरी को करते हैं उसको पेजेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने सिर्फ एक लड़की को छोड़ के, यानी कि कविता को छोड़ के किसी लड़की ने जो है कमेंट जो है जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर नहीं किया, और एक कमल ने आंसर किया है। जो मैंने 2 की पावर 20 सॉरी जो मैंने पूछा था कि जो 20 बिट एड्रेस को जो है कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो कमल ने और कविता सिर्फ 2 लड़कियों ने आंसर किया है, बाकी किसी बच्चे ने कोई भी आंसर नहीं किया, ठीक है। बहुत गलत बात है भाई, इतने बच्चों ने वीडियो देखे, इतने बच्चों को जो है क्लास समझ में आई है, तो ये भी तो समझ में आएगा कि मैं आया होगा कि मैंने जो है क्वेश्चंस भी पूछे हैं। आप जितना साथ के साथ क्वेश्चंस का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपको उतनी ही चीज़ें जो है क्लियर आउट होती जाएंगी, ठीक है। ओके भाई, अब आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अब, लेकिन डाउट भी जो है डिस्कस करने ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को साथ के साथ डाउट आएंगे उनको डाउट कहाँ से दूर होंगे भाई, मैं ही तो करूँगी नेक्स्ट क्लास में। तो हम जो है जिन बच्चों को जहाँ कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ सभी बच्चे जो है अपने डाउट्स पूछो, ताकि जो है वो अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। अब हम बात कर लेते हैं अपने 51 क्वेश्चन की, और आज की क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो ये टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन है, और ये जो पेपर था ये आपका DSS 100 क्वेश्चन थे, और ये जो पेपर था ये आपका DSSB के बेस्ड पे था, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं काफ़ी, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 51वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हब इन अ नेटवर्क। अब जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जहां से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मल्टी पोर्ट सिग्नल रिपीटर और कंसेप्ट, ठीक है। तो हब क्या होता है, हब की अगर मैं बात करूं तो हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, ये सब क्या है, ये डिवाइसेस हैं जो कि लेयर्स पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हब और रिपीटर हैं, जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, देखो भाई थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपकी लेयर कितनी होती है, 7 लेयर होती हैं, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आज से आपका एप्लीकेशन लेयर, पी से आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एस से आपकी सेशन लेयर, टेस्ट से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और नहीं से आपका नेटवर्क लेयर, और देना से आपका डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये आपकी 7 लेयर हो गई। उसके बाद जो है देखो डिवाइसेस जो हैं, यहाँ पर हम कौन सा डिवाइस करते हैं, हब और रिपीटर। क्वेश्चन आता है भी हब का कौन सी लेयर पर यूज किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पर आप यूज करते हो स्विच और ब्रिज, ठीक है। नेटवर्क लेयर, एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड
ठीक है। नेटवर्क लेयर, एक सेकेंड फिर से कर देती हूँ, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे हब और रिपीटर्स, डेटा लिंक पे स्विच और ब्रिज, नेटवर्क लेयर पे आपका क्या आ जाएगा, राउटर, ठीक है, सॉरी इस पे आ जाएंगे आपके पैकेट, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे आपके क्या आ जाएंगे, राउटर आ जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर पे आप यूज करते हो गेटवे, ठीक है, या फिर आप प्रॉक्सी सर्वर का भी यूज करते हो। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, राउटर कहाँ यूज होता है, गेटवे कहाँ यूज होता है, ब्रिज स्विच कहाँ यूज होते हैं, हब और रिपीटर कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हब तो आपको समझ में आएगा कौन सी लेयर पर यूज करेंगे, फिजिकल लेयर पे। ऐसे ही आती है आपकी डेटा यूनिट्स कि बिट कहाँ पर यूज होता है, फ्रेम कहाँ पर यूज होता है, पैकेट्स कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन कहाँ पर यूज होता है, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, ठीक है। और जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे आप क्या यूज करते हो, मैसेज या डेटा। समझ में आया। तो ये जो है आपकी क्या है, डेटा यूनिट्स है। क्या है भाई, डेटा यूनिट्स। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको डिवाइस बताए, ठीक है। जो ऊपर वाली 4 लेयर पे एक ही डिवाइस यूज होता है, दैट इज गेटवे। नेटवर्क लेयर पर राउटर, और डेटा लिंक लेयर पर आपके जो है स्विच और ब्रिज, और आपका जो फिजिकल लेयर है हब और रिपीटर, ठीक है। डेटा यूनिट की अगर बात की जाए तो डेटा यूनिट जो होती हैं उसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, ठीक है। तो दोस्तों से आपका क्या आ जाएगा, डेटा या मैसेज। किसी स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। से आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट। पैकेट से जो है आपका पैकेट एज इट इज आ जाएगा, फ्री से जो है आपका फ्रेम आ जाएगा, और बिस्किट से आपके बिट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें, दैट इज डेटा, सेगमेंट और आपका जो है फ्रेम और बिट, ठीक है। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन आता है, बिट्स कहाँ यूज करते हो, फ्रेम कहाँ यूज करते हो। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और यहाँ से जो है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात आ जाते हैं अपने हब के ऊपर, क्योंकि हब पढ़ रहे हैं। देखो हब जो है बहुत ही मूर्ख सा इंसान है, हर किसी से कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर को इसमें यूज करते हैं। क्या करता है कि भाई जैसे गाँव की औरतें होती थी ना, कि भाई एक छोटी सी बात पता चल गई तो वो हर जगह जो है ब्रॉडकास्ट, कहते हैं ना कि इसको बता दिया तो अब समझ लो कि सारे गाँव में ढिंडोरा दे दिया, ठीक है, पीट दिया। तो वही है, हब का काम वही है कि निहायती मूर्ख है, उसको नहीं बताना किसको ये बात बतानी है, किसको नहीं बतानी है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसके पास मैसेज भेजना है, इस कंप्यूटर के पास, वो क्या करेगा, सभी कंप्यूटर के पास भेज देगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो जो आपका हब कम होता है, मल्टीप्लग होता है, लाइक डिवाइस अलाउ मेनी कंप्यूटर्स टू कनेक्टेड, कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो इसके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। क्लियर है भाई, ओके। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लो इसके बारे में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। हब जो है मैनी पोर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर विच इंटेंड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क प्लग्ड इन वन ऑफ दिस पोर्ट्स व्हेन अ डेटा फ्रेम अराइव अ पोर्ट इट इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी अदर। मतलब इसका काम ही यही है कि भाई एक बार छोटी सी बात पता चल गई ना, तो उसको पूरे जो है ढिंडोरा पीट देगा, मतलब पूरी जगह ब्रॉडकास्ट कर देगा, विदाउट कंसीडरिंग व्हेन इट डेस्टिनेट और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिवाइस और नॉट। मतलब बिना किसी इस बात के कि भाई उसको जाना कहाँ था, कि भाई मुझे तो सिर्फ उसी कंप्यूटर को देना था, नहीं, इसको किसी चीज की चिंता नहीं है, बस इसको तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने से मतलब है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, ये डायग्राम है भाई, ये आपका हब है, ठीक है। इस तरीके से है, मूर्ख इंसान है ना, और ये जो है बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या होंगे। फीचर्स जो हब है, हब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जैसा कि मैंने कहा कि जो हब है उसको हम ओएसआई जो है मॉडल पे यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पर होता है आपका हब। फिर हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर नहीं करता, सबको भेज देता है। नॉन इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने कहा कि मूर्ख है, दिमाग नहीं है, ठीक है। सेंड मैसेज टू ऑल पोर्ट, सभी पोर्ट को भेज देगा। इट इज प्राइमरी ब्रॉडकास्ट मैसेज, सो द कोलिजन डोमेन ऑल नोड्स कनेक्टेड थ्रू द हब स्टे वन, ठीक है।
ट्रांसमिशन मोड इज हाफ ड्यूप्लेक्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हब के अंदर जो आपका ट्रांसमिशन मोड होता है वो कैसा होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन मोड आपको पता होगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये होते हैं, ठीक है। तो जो आपका हब होता है वो कौन सा होता है भाई, हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। कोलिजन में अकर ड्यूरिंग सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर प्लेस डेटा साइमल्टेनियसली इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो है सिंस दे लैक इंटेलिजेंस टू कंप्यूट बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स इन एफिशिएंसीज एंड वेस्टेज अक्कर, ठीक है। दे आर पैसिव। देखो हब जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब, ठीक है। बस इतना ही आपको हब के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ये पूछ लेगा कि ट्रांसमिशन मोड जो है आप यहाँ पर कौन सा यूज़ करोगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड कौन सा यूज़ करते हो, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, टाइम तो काफ़ी चला गया है, ठीक है। फटाफट देखो, टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी। हाईएस्ट रिलायबल मतलब हमें कंफर्म है कि भाई यहाँ से हमारा डेटा जाएगा ही जाएगा। देखो फटाफट सारी टोपोलॉजी को देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल बैकबोन होती है और इससे जो है आपके बहुत सारे जो इस तरीके से पोर्ट जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। अगर ये सेंट्रल वाली केबल फेल हो गई तो आपका पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम खराब हो जाएगा। बट यहाँ पर ये है, अगर ये वाला कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी किसी की अदर वर्किंग पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ठीक है। अब उसके बाद देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक स्टार की तरह है, जैसे बीच में क्या एक सेंट्रल हब है और उससे जो है इस तरीके से जो आपकी नोड है वो कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर कोई जो है सिंगल पोर्ट खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो सेंट्रल हब आपका खराब हो गया तो आपको जो है दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है रिंग। रिंग में क्या होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, जैसे आपकी अंगूठी गोल होती है ना वैसे ही ये भी एक तरीके का गोल होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसको हटा दो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वाला पोर्ट भी खराब हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर एक कंप्यूटर भी फेल हो जाता है तो आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अनरिलायबिलिटी इसलिए है कि अगर एक चीज़ भी इन केस ऑफ अगर एक चीज़ भी खराब हो जाती है तो आप उसको रिलायबिलिटी नहीं कह सकते, ठीक है। अब मैं मैश टोपोलॉजी की बात करूं तो मैश टोपोलॉजी आपका क्या कहता है कि जैसे ये 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब तीनों से कनेक्ट होगा। ये वाला कंप्यूटर इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। ये वाला इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब अगर ये वाला रूट खराब हो जाता है और उसको जो है अपना डेटा यहाँ पहुँचाना है तो वो इसके और इसके थ्रू भेज सकता है, ठीक है। सपोज अगर इसको डेटा जो है यहाँ भेजना है और ये वाला रूट खराब हो गया तो ये यहाँ से और यहाँ से भेज सकता है, ठीक है। या फिर ये दोनों ही खराब हो गए तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब इसके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी की बात करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं भाई, मैश टोपोलॉजी में। तो देखो इसमें आपने 4 नोड यूज़ की और जो कनेक्शन है वो कितना बना, तो 2 × n-1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो कितनी नोड है, 4, ठीक है, और कितने कनेक्शन है, 6। तो क्या हो जाएगा n × n-1/2, जो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ का होता है वही है। तो n क्या है यहाँ पर 4, n-1 क्या है 4-1 दैट इज 2, और तो 4 × 3/2 दैट इज 2 2 दैट इज 6। तो टोटल कितने कनेक्शन है, 6। मतलब हर एक नोड जो है वो हर एक नोड से कनेक्टेड होगी। तो सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी आपकी कहाँ पर होती है, मैश टोपोलॉजी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैनचेस्टर कोड क्या होता है। मैनचेस्टर जो कोड होता है आपका, एक सेकेंड, मैनचेस्टर कोड जो होता है वो नॉन रिटर्न टू जीरो कोड, नॉन रिटर्न भी होता है और पोलर कोड दोनों ही होते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बोथ C एंड B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके नेटवर्क के हैं। बोल रहा है इन इथरनेट नेटवर्क व्हाट मेथड इज यूज टू असेस द मीडिया, मतलब इथरनेट नेटवर्क में कौन सा मेथड आप यूज करते हो मीडिया को असेस करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहले के टाइम, देखो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस को रेड कर रखा है, तो क्यों कर रखा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पहले जो इथरनेट नेटवर्क यूज किया जाता था वो आपका CSMA CD के अंदर किया जाता था, ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन के अंदर। लेकिन नाउ अ डेज, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हो रही है, ये आपका ओल्ड मेथड है जिसमें आप इथरनेट को जो है यूज़ करते थे और डिमांड प्रायोरिटी, नाउ अ डेज आपका यूज़ किया जाता है डिमांड प्रायोरिटी को, ठीक है। क्लियर है।
तो सबसे पहले देखो मीडिया असेस मेथड क्या होता है, कि क्या होता है, किस तरीके से आप असेस करोगे और क्या क्या मेथड्स हैं इसके, सारी चीज़ें एक बार फटाफट देख लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो मीडिया असेस मेथड रेफर टू हाउ टू मूव डेटा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि डेटा को आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर कैसे जो है मूव करवा रहे हो। हाउ द कंप्यूटर टर्मिनल ऑन नेटवर्क गेन एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा पैकेट्स ओवर द नेटवर्क थ्रू द केबल्स फार्मिंग द कम्युनिकेशन लिंक। ऑब्वियसली आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहा है, कहीं लास्ट रास्ते में आपके पैकेट लॉस तो नहीं हो रहे हैं, कौन सी केबल है, क्या है, कम्युनिकेशन लिंक कैसे हैं, पैकेट्स क्या है, ये सारी चीजें कंसीडर करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देयर इज एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली डिलीवरी। मेन इसका काम क्या होता है मीडिया असेस का, इसका ये देखना कि जो आप डेटा भेज रहे हो एक तो वो टाइम पे डिलीवर हो, और जो है उसका जो एंश्योर प्रॉपर टाइमली डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट विद ईज। ठीक है, और साथ में जो है वो पूरी तरीके से सेफ जाए, तभी हम कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन की, उसमें कोई जो है आपका डेटा का लॉस ना हो। तो 4 मेथड्स हैं मीडिया असेस के, CSMA CD, CSMA CA, टोकन पासिंग, डिमांड प्रायोरिटी। फटाफट एक बार इनको देख लो कि होते क्या क्या है और क्या क्या इनके अंदर हल्का हल्का सा जो डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले आता है कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, यानी कि CSMA CD ओल्ड मेथड है। दिस इज मीडिया एसेस मेथड विच डिफाइन द नेटवर्क प्लेस डेटा ऑन द केबल एंड हाउ इट टेक्स इट ऑफ। CSMA CD स्पेसिफाई हाउ बस टोपोलॉजी सच एज इथरनेट हैंडल ट्रांसमिशन कोलिजन। मतलब ये भी जो है इथरनेट को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। इट यूजुअली ऑपरेट द 2 मोड्स ऑफ कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। क्या कर रहे हैं, कैरियर सेंस है, मल्टीपल एसेस करवा रहे हैं और कोलिजन को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड बोल रहा है सेम है, बस यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन की बजाय क्या है, कोलिजन अवॉइडनेस है। बाकी पूरी जो है इनकी फुल फॉर्म भी सेम है, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन, वहां पर डिटेक्शन था, यहाँ पर क्या है, अवॉइडनेस। CSMA CA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडनेस एंड इज अ मीडिया असेस मेथड वेरी सिमिलर टू CSMA CD। CSMA CD की तरह बिल्कुल सिमिलर है। द डिफरेंस इज दैट कोलिजन डिटेक्शन इज change to collision avoidance instead of detecting and reacting to collision. CSMA CA tries to avoid them having each computer signal is। ठीक है, इसके बाद देखो टोकन पासिंग। टोकन पासिंग और डिमांड प्रायोरिटी क्या होता है, क्योंकि 4 मेथड थे। टोकन पासिंग होता है कि मीडिया असेस मेथड विच कोलिजन आर प्रिवेंटेड। यहाँ पर कोलिजन को क्या किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, उसका बचाव किया जा रहा है। कोलिजन आर एलिमिनेटेड अंडर टोकन पासिंग बिकॉज ओनली अ कंप्यूटर दैट पासिस अ फ्री टोकन। जैसे टोकन आप लोगों ने देखे होंगे ना कि आप मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो आपको टोकन मिलते हैं, वही जो एक स्मॉल डेटा फ्रेम इज अलाउड टू ट्रांसमिट। द टोकन पासिंग मेथड ऑल्सो अलाउड डिफरेंट प्रायोरिटी टू बी असाइंड टू डिफरेंट स्टेशन ऑन रिंग। ट्रांसमिशन फ्रॉम स्टेशन विद हायर प्रायोरिटी टेक precedence over station with lower priority. Token passing work best in the environment where relatively large number of shorter data frame are being transmitted. ठीक है, और डिमांड प्रायोरिटी क्या होता है आपका, डिमांड प्रायोरिटी जो होता है वो आपका इथरनेट मीडिया असेस मेथड है, जो कि विल प्रॉपरली रिप्लेस द पॉपुलर। इसको इसने जो है रिप्लेस किया है किसको भी, CSMA CD को, क्योंकि पहले हम CSMA CD को यूज करते थे इथरनेट मीडिया असेस को असेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जो है इन डिमांड प्रायोरिटी एंड एक्टिव हब इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट कैन बी कंट्रोल द असेस नेटवर्क। टर्मिनल ऑन अ नेटवर्क आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द हब बिफोर दे स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द बाइट ओवर अ नेटवर्क। In this terminal involved, a communication can send and receive the same time. Transmission can be prioritized based on the requirement. For example, time-sensitive data such as a video can be given priority. ठीक है, तो समझ में आया कि nowadays हम किसको यूज कर रहे हैं, डिमांड प्रायोरिटी को। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 155 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं भाई। और ओके, विच लेयर OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस। मतलब डेटा को कंप्रेस करना, उसके साइज को छोटा करना। ठीक है, ये काम जो है एनक्रिप्शन करना, डिस्क्रिप्शन करना, ये जो काम होता है ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो नॉर्मल, जहां पर आपका ईमेल, FTP और ये जो है यूजर के पास होती है। ठीक है, एंड यूजर जो होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है एंड टू एंड डिलीवरी होती है डेटा की, साथ में जो है हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और सेशन कंट्रोल में हम डायलॉग जो है बॉक्सेस वगैरह करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या कहता है, फाइंड द बेस्ट रूट टू डेस्टिनेशन टू बी एबल टू सेंड मैसेज व्हेन कंटेन्स एरर occur to determine which machine transmit packets the wire on a given instance.
या फिर टू कीप ट्रांसमिटिंग डिवाइस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग नो फास्टर देन रिसीविंग डिवाइस कैन रिसीव। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 57 क्वेश्चन देखो। एट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय टीसीपी आईपी। नेटवर्क लेयर पे आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? नेटवर्क लेयर पे हम आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। टीसीपी और यूडीपी जो होते हैं वो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करते हो। कौन सी लेयर पर यूज करोगे? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर होगी, ये हम नेटवर्क लेयर पर, और नन ऑफ दिस तो आपका कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पैकेट्स ऑफ द सेम सेशन मे बी राउटेड थ्रू डिफरेंट पाथ। मतलब पैकेट सेम है, सेम सेशन के हैं, लेकिन राउट कर रहे हैं डिफरेंट पाथ। ठीक है, तो किस में करते हैं? टीसीपी बट नॉट यूडीपी। मतलब टीसीपी में करते हैं, यूडीपी में नहीं करते। टीसीपी और यूडीपी, तो जो आपके पैकेट्स होते हैं मतलब दोनों में ही, टीसीपी और यूडीपी दोनों में ही जो है पैकेट सेम होंगे, लेकिन जो उनका राउट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, क्या बात कर रहा है? पैकेट्स इज द नेटवर्क लेयर जो होते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज पीडीयू। टीसीपी और यूडीपी आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। पैकेट्स ऑफ सेम सेशन may be routed through different route. Most network don't use static routing but use some form of adaptive routing where the path you use to route two packets for same session may be different due to congestion or some link. ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत गर्मी हो रही है भाई। 59 क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लास इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ होस्ट पर गिवन नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, कि क्लास जो होती है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर के जो सबसे ज्यादा होस्ट जो होते हैं वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, क्लास बी में, ए में, सी में, डी में। ठीक है, तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि इनकी रेंज जो है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो रेंज के ऊपर से ही आया था। क्लास ए की रेंज क्या होती है? जनरली हम 0 से लेकर 127 तक कहते हैं। फिर क्लास बी 128 से 191। ठीक है, और क्लास सी जो होती है 192 से लेके 223, और क्लास डी की बात करें 224 से लेके 239 तक। ठीक है, और क्लास डी को जो है आप मल्टी कास्ट भी कहते हो, मल्टी कास्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से यही बनेगा कि इन सब की जो इन सब का जो है आपको रेंज बतानी है कि कौन कौन सी क्लास में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंफ्यूज मत होना, ये 0 से लेकर 26 लिखा है। 127 जो होता है वो आप क्लास ए में ही लेते हो, लेकिन ये रिजर्व्ड होता है। ठीक है, जैसे आप प्राइवेट नेटवर्क और ये सब ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क जो है क्लास ए के अंदर हम इतने जो है नंबर ऑफ होस्ट का यूज करते हैं, क्लास बी में इतने यूज करते हैं, क्लास सी में इतने यूज करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ होस्ट सबसे ज्यादा किसके? क्लास ए के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो डी मैंने आपको बता दिया है, डी की जो रेंज है वो 224 से लेकर 239 तक होती है, और इसको जो है हम मल्टीकास्ट के लिए यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, मल्टीकास्टिंग के लिए आप कौन सी क्लास को यूज करोगे? तो क्लास डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूएमएल स्टैंड्स फॉर। यूएमएल क्या होता है? यूएमएल की फुल फॉर्म बतानी है। यूएमएल होता है आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल शॉर्ट फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज्ड मॉडलिंग लैंग्वेज कंसीडर्ड एज अ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डायग्राम डेवलपिंग टू हेल्प सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वेल एज बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 61 क्वेश्चन देखो भाई, इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 61 क्वेश्चन देखो। केस टूल क्या होता है? केस टूल की भी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो केस टूल की फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने वैसे पढ़ी भी होगी, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो केस टूल जो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस जो है टूल एक स्टैंडर्ड टर्म यूज टू इंडिकेट एनी फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इन अ मोर प्रिवेंटिव सेंस अ केस टूल मीन्स एनी टूल यूज टू ऑटोमेट सम एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इंक्लूड वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, etc.
ठीक है। फास्ट क्या होता है, फास्ट की भी फुल फॉर्म पूछिए, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आ भी सकता है, क्योंकि अभी तक जो है आज अब बहुत इजी वाली तो पूछना छोड़ दिया है। एफटी की फुल फॉर्म बताओ, एसएमटी की फुल फॉर्म बताओ, एचटीएमएल की फुल फॉर्म बताओ, वो नहीं आती, जो है थोड़ी अच्छी पूछी जाती है। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगी, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ठीक है। 63 क्वेश्चन देखो, 63 क्वेश्चन बोल रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन, जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो कैटेगरी है वो आपकी बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड, दैट इज रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। कोई भी चीज होगी सबसे पहले तो हम उसको ढूंढेंगे कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पर है, ठीक है, फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे, देन हम कंट्रोल करेंगे। तो इन फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिस्क मैनेजमेंट इज अ मैथोलॉजी और मैकेनिज्म कैरिड आउट थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना रिस्क को, इवॉल्व बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस से पहले जो है हम क्या करेंगे, रिस्क को ढूंढेंगे, देखेंगे, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो हम उसको दूर करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर। तो 3 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज एंड फिर कंट्रोल। ठीक है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होती है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्री ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफाइड टाइम इन स्पेसिफाइड एनवायरमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेफिनेशन है कि एक प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर फ्री ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफाइड टाइम इन स्पेसिफाइड एनवायरमेंट। तो ए ऑप्शन सही होगा। 65 क्वेश्चन देखो भाई, 65 क्वेश्चन जो है वो आपका जून के एग्जाम में यानी कि नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, ये जो क्वेश्चन आपका जून 2014 में आया था, बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है, demonstrate that error are not present, the process of establishing confidence that a program does the way it's supposed to do, the process of executing a program to show that it is working as per specification, या the process of executing a program, मतलब प्रोसेस क्या बता रही है, executing a program with the intent of finding error। टेस्टिंग है, देखो टेस्टिंग की बात हो रही है तो एरर्स की बात तो होगी क्योंकि टेस्ट करोगे, किसी चीज को टेस्टिंग करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम या फिर एरर होंगी। ठीक है, तो प्रोसेस करना मतलब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो देन फाइंडिंग द एरर। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ 66 क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोडिंग आर, जो सॉफ्टवेयर जो है जब आप कोड कर रहे हो, ठीक है, आप जो जैसे आपने जैसे एक प्रोग्राम लिखा, आपने कोडिंग की, ठीक है, उसके ड्यूरिंग जो है आपकी एरर आ गई। देखो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि बग क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, फेलियर क्या होता है, एरर क्या होता है, सबके अंदर में बहुत सिमिलर डिफरेंस है और आपको पता चल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख लिया तो आप देख लो एक बार। सॉफ्टवेयर मिस्टेक जो होती है कोडिंग, जिसको आप फेलियर, डिफेक्ट, बग और एरर कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप कोडिंग के साथ जब करते हो और जब कुछ मिस्टेक आ जाती है तो आप उसको क्या कहोगे, बग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बग एक एरर होती है, फ्लो, फेलियर एंड फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम दैट कोज इट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि आपने कोडिंग की और फिर उसका जो आपके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था वो नहीं आया। ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, देखो अगर किसी को जो है नोट्स चाहिए, मतलब जो मैं करवा रही हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे करवाती हूँ, उसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स और पीडीएफ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फंक्शनल टेस्टिंग इज नोन एज, फंक्शनल टेस्टिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सब एक ही है। तो फंक्शनल टेस्टिंग को आप बिहेवियर टेस्टिंग भी कहते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अब बोल रहा है जो अल्फा टेस्टिंग है वो कौन सी एंड पर होती है। देखो आपकी एक टेस्टिंग होती है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जो अल्फा टेस्टिंग है वो आपकी डेवलपर साइड होती है जिसने आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और बीटा टेस्टिंग जो होती है वो यूजर साइड पर होती है। यूजर उसको चेक करके देखता है कि भाई जो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाया था वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्फा टेस्टिंग कहाँ पर होगी भाई, डेवलपर साइड पर होगी। ठीक है, तो वही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अल्फा और बीटा। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर पे होती है और बीटा टेस्टिंग आपकी यूजर एंड पे होती है। ठीक है, तो साइड ऑफ बीटा टेस्टिंग इज यूजर साइड। ठीक है, तो बीटा टेस्टिंग क्या होगी, यूजर की साइड पे होगी। ठीक है,
अब दोनों में डिफरेंस देख लो क्या होते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बस इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो। अल्फा जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है टेस्टर के थ्रू। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो सबसे पहले तो जो जिसने बनाया है, जो डेवलपर है, वही तो चेक करके देगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक चीज़ बना दी और मैंने उसको ऐसे ही बिना चेक के जो है उठा के जो है यूज़र को दे दिया। नहीं भाई, मुझे इन फ्यूचर भी अपने यूज़र्स को चाहिए कि भाई उसको चीज़ें अगर अच्छी लगे तो वो मुझे आगे भी काम दे। तो मैं पहले प्रॉपर चेक करूंगी कि जो उसने अपनी अकॉर्डिंग, जो उसने नीड बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो उसका सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग जो है आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, देन हम खुद टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये जो है वर्किंग कर रहा है, जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म बाय टेस्टर हु आर यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ही तो होगा जिसने वो बनाया है। अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म एट डेवलपर साइड, अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड पे होती है, ये जो होती है वो आपकी क्लाइंट लोकेशन और एंड यूजर पे होती है। बीटा टेस्टिंग परफॉर्म क्लाइंट और एंड यूजर हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है, अब मैंने अगर किसी से कुछ मंगवाया, सपोज मैंने एक अलमीरा बनवाई है, ठीक है, तो मैंने जहाँ पे अलमीरा बनवाई है, जिस शॉप से बनवाई है, तो मैं उस शॉप की कोई मेंबर तो नहीं हूँ ना, मैं उस शॉप में कोई काम करने वाली तो नहीं हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ। तो जब मैं इसको लूँगी और जब मैं इसको चेक करूँगी कि भाई मुझे अच्छे से लगा, तो यूज़र ने चेक किया, वो आपका क्या है, बीटा टेस्टिंग। और जो मैंने एक चीज़, जैसे मैंने जो है अलमीरा बनवाई थी, तो उस अलमीरा को जो पहले डेवलपर ने चेक किया कि भाई हाँ ये चीज़ें यहाँ पर बोला था लगाने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पर बोला था, ये वाला कलर था, ये ऐसे था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेवलपर साइड टेस्टिंग हो जाएगी कि डेवलपर ने भी चेक कर लिया कि भाई सारी नीड जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद है जो रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर नॉट परफॉर्म्ड इन डेप्थ अल्फा टेस्टिंग। और जो है रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस जो होती है वो आपकी बीटा टेस्टिंग में होती हैं। अल्फा टेस्टिंग इन्वॉल्व बोथ, अल्फा टेस्टिंग में आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होता है और ब्लैक बॉक्स भी होता है, लेकिन बीटा टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि यूजर है, उसको ये तो नहीं पता ना कि सॉफ्टवेयर के जो इंटरनली फंक्शनिंग है वो क्या की है, उसको कुछ पता है नहीं, उसको तो सिर्फ ये पता है कि मैंने ये इनपुट दी थी और मुझे ऐसी ऐसी आउटपुट चाहिए थी जो कि मुझे मिल गया। इंटरनल फंक्शनिंग क्या की है डेवलपर ने, कैसे काम किया है, कैसे सॉफ्टवेयर को बनाया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो है बीटा टेस्टिंग में आप जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ करोगे, और अल्फा टेस्टिंग में आपकी व्हाइट बॉक्स भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनल जो है आपका एम्प्लॉय जो है वहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसने उसको चेक किया है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग रिक्वायर लैब एनवायरनमेंट और बीटा टेस्टिंग जो है वो रिक्वायर नहीं करती लैब वगैरह का एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल में भी रिक्वायर्ड फॉर अल्फा टेस्टिंग। यहाँ पर फ्यू वीक्स ऑफ एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड फॉर बीटा टेस्टिंग। क्रिटिकल इशू ऑफ फिक्स कैन बी एड्रेस्ड फॉर डेवलपर इमीडिएटली इन अल्फा टेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द इशू और फीडबैक इज कलेक्टेड फ्रॉम बीटा टेस्टिंग विल बी इंप्लीमेंटेड इन फ्यूचर वर्जन। मतलब जो है यूजर से जो है फीडबैक लेते हैं ताकि जो नई उस चीज़ में कुछ नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करे तो उसमें कुछ चेंज कर सके, अच्छा बना सके। ठीक है, क्लियर है भाई? आई होप अब तो आपको अच्छे से अल्फा और बीटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो 70 क्वेश्चन। ठीक है, साइट ऑफ बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग कहाँ होती है, यूजर साइट पर होती है। ठीक है, फिर है आपका, इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो गए भी। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो रहते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, डेवलपर भी होती है, कस्टमर भी होते हैं, टेस्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसा कि मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। क्या होती है भाई आपका, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा में हम डेवलपर यूज करते हैं, इसमें हम कस्टमर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 72 क्वेश्चन देखो भाई, 71 हो गया, क्लियर है अल्फा बीटा? ओके, 72 देखो, इन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इच केस इंस्टेंस वैल्यू मस्ट बी, जो आपका स्विच स्टेटमेंट, जो आप जो केस वगैरह लेते हो, जो हम वैल्यू लेते हैं केस में, तो जो हम वैल्यू लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, स्पेशल सिंबल, नन ऑफ द। तो वो जो केस में जो हम वैल्यू लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, कांस्टेंट। कैसी वैल्यू लेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 क्वेश्चन, प्रिंट एफ। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपका यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, और आपका जो है पीजीटी एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंट एफ %C 100 आपको जो है कमांड दे दी, और आप जो है आप अगर सी लैंग्वेज, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम लिख के देखना, और आप देखोगे तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट 100, प्रिंट एज द स्काई इक्विवेलेंट ऑफ 100, प्रिंट आर गार्बेज या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इस तरीके से उसको प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो प्रिंट करेगा स्काई इक्विवेलेंट टू ऑफ 100। ठीक है, जो भी स्काई 100 के इक्विवेलेंट है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है,
74 क्वेश्चन देखो भाई, 74 क्वेश्चन में बोल रहा है, सी लैंग्वेज है, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी a इक्वल टू b। देखो a की वैल्यू 4 है, ध्यान से समझना, b की वैल्यू 6 है, कॉमन सेंस है, ठीक है। मैंने प्रिंट करवाया a इक्वल टू b, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? मतलब अगर क्या a की वैल्यू b के इक्वल है? 4 इक्वल टू 6 नहीं है। आपको आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। और फॉल्स अगर मैं 0 दे दूं तो वो आपकी फॉल्स कंडीशन ही होती है, ठीक है, मतलब आपका जो है। और अगर ये ट्रू होता तो कुछ ना कुछ नंबर रिटर्न करता, तो इसलिए अगर 1 होता तो वैल्यू जो है वो आपकी ट्रू होती, और 0 है तो वैल्यू आपकी क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स है तो यानी कि प्रिंट क्या करेगा? 0। समझ में आया? ठीक है, तो आपका जो है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट 0 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 क्वेश्चन। पॉइंटर्स क्या होते हैं? इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप, क्या होते हैं? ठीक है, तो जो पॉइंटर है, पॉइंटर को जो है आप इंटीजर डेटा टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हो, करेक्टर डेटा टाइप से भी कर सकते हो, और अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप से भी कर सकते हो, तीनों ही तरीके से कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ए बी सी तीनों ही होंगे, और लेकिन यहाँ पर जो आंसर है नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था? ऑल ऑफ दीज। कि जो पॉइंटर्स है वो तीनों तरीके से हो सकता है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 हो गया। 76 क्वेश्चन देखो, प्री ऑर्डर सेम एज। जो प्री ऑर्डर होता है ना वो किसके जैसा होता है? प्री ऑर्डर आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च के जैसा होता है, ठीक है। प्री ऑर्डर में डेप्थ में क्या होता है कि हम जो है बिल्कुल डेप्थ में जाते रहते हैं, ठीक है। और प्री ऑर्डर जो है पहले हम क्या करते हैं? रूट देखते हैं, इस तरीके से पहले सबसे पहले रूट को लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे डेप्थ में क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे जाएंगे, ठीक है। तो जो प्री ऑर्डर है वो आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च जैसा होगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जो ऑर्डर होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का वो कैसा होता है? देखो भाई, ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसका ऑर्डर जो है वो log n होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है लेफ्ट स्क्वेयर्ड बाइनरी ट्री भी होता है, राइट स्क्वेयर्ड बाइनरी ट्री भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला कि किस ऑर्डर में आप ट्री बना रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट स्क्वेयर्ड में क्या होता है? हम इस तरीके से सिर्फ लेफ्ट में वैल्यू लेते हैं, तो यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऑर्डर n हो रहा है ना, ठीक है। तो जो है आपका जो बाइनरी सर्च ट्री का जो हम बात करें तो वो आपका किस ऑर्डर में होगा? n, ठीक है। समझ में आया कि लेफ्ट स्क्वेयर्ड भी ले सकते हैं, राइट स्क्वेयर्ड भी ले सकते हैं, नॉर्मल ट्री भी बना सकते हैं, तो किसी तरीके से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सारे केसेस को लेके ही इसका आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा समझ लो और अच्छे से। द सर्च टाइम इन बाइनरी सर्च ट्री डिपेंड्स द फॉर्म ऑफ ट्री, मतलब जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी ट्री की फॉर्म पे ही तो डिपेंड करेगा। अगर वो ट्री इस तरीके से बना हुआ है तो जो उसका क्या होगी? ये होगी, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट स्क्वेयर्ड हमने ले लिया तो इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n होगा। in which other node inserted pathological case the n nodes were inserted by increasing order the keys yield sometime like a linear list worse space consumption order and search time, ठीक है। तो स्क्वेयर जो ट्री होता है, जो स्क्वेयर जैसे मैंने आपको बोला ना, लेफ्ट स्क्वेयर ट्री, राइट स्क्वेयर ट्री, जो उनमें जो सर्च टाइम होगा वो आपका क्या होगा भाई? ऑर्डर एन टाइम होगा, क्योंकि उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्री आपका अगर लेफ्ट है तो वो लेफ्ट वाली साइड बना होगा, राइट है तो राइट साइड बना होगा, ठीक है। बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ट्री की फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो है इसके यहाँ पे सभी को कंसीडर करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर आएगा n, ठीक है। 78 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। तो मैनी टू मैनी रिलेशन कहाँ पर होता है? ग्राफ के अंदर। मर्ज शॉर्ट यूज, मर्ज शॉर्ट में हम कौन सी जो है टेक्निक यूज करते हैं? तो मर्ज शॉर्ट हम क्या करते हैं, जैसे ये पूरा जो है एक तरीके से है, पहले इसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये 4 पार्ट्स में है, तो 2 पार्ट्स को अलग किया, तो ये 2 पार्ट्स यहाँ आ गए, ये 2 पार्ट्स यहाँ आ गए, ठीक है। फिर सिंगल पार्ट यहाँ, सिंगल पार्ट यहाँ, फिर सिंगल यहाँ, ये मैंने किया डिवाइड, ठीक है। फिर मैं इनको कॉन्कर्स करना स्टार्ट करूंगी, मतलब यहाँ से इसको जोड़ना स्टार्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि हम फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू करेंगे, इसको मैं जोड़ूंगी, मर्ज करूंगी, फिर वापस से फिर हम और मर्ज करेंगे। तो पहले हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन हम मर्ज करेंगे। तो ये होती है आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। तो मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, ये जो है ये आपके कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 क्वेश्चन, स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। स्टैक जो है वो क्या इम्प्लीमेंट करता है, तो स्टैक के अंदर जो है हम रिकर्जन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है हम स्टैक के अंदर करते हैं, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ जाए तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम यूज करते हैं क्यू के अंदर। ठीक है, डेटा ट्री के अंदर जो है आपका स्टैक और क्यू होता है। अगर आपको जो है लीनियर डेटा, देखो ट्री को मैं बता दूं, ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर में जो है आपके क्या आ जाएंगे, एरे आ जाएगा, स्टैक आ जाएगा, लिंक क्यू आ जाएगा और लिंक लिस्ट आ जाएगा। ये चार चीज आती हैं आपकी जो है लीनियर के अंदर। नॉन लीनियर में आपके ट्री और ग्राफ। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस ही एक तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर का। तो स्टैक में हम यूज करते हैं, स्टैक में हम क्या यूज करेंगे, रिकर्जन को तो करते ही हैं, साथ में डेप्थ फर्स्ट सर्च भी हम स्टैक में यूज करते हैं, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज होगा क्यू के अंदर और डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है स्टैक के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही फिर 81 क्वेश्चन देखो, 81 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। जस्ट अभी मैंने बताया क्विक शॉर्ट हो मस्ट शॉर्ट हो, यहाँ पर आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, 82 क्वेश्चन देखो भाई, 82 क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। लिंक लिस्ट जो होती है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना सुटेबल नहीं होता, इंसर्शन शॉर्ट पर, बाइनरी सर्च पर, रेडिक्स शॉर्ट पर, या पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन पर। तो लिंक लिस्ट को हम बाइनरी सर्च पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट फिक्स आपको बताना है, पोस्ट फिक्स फॉर्म बतानी है, ए प्लस बी स्टार सी। ठीक है, तो देखो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला मैंने सोल्व किया, दैट इज बी सी स्टार। ठीक है, फिर ए प्लस, फिर मैं क्या करूंगी, अब और तो कुछ नहीं है, जो है इधर से चलेंगे, फिर मैंने ए बी स्टार और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या है, पोस्ट फिक्स। तो सबसे पहले हम अगर जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, चाहे वो ब्रैकेट में कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाद जो है अदर जो ऑर्डर है, ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और माइनस को करेंगे। यहाँ पर और कुछ था नहीं तो फिर मैंने प्लस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और सभी की जो प्रेसिडेंस होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 84 क्वेश्चन देखो, 84 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पोस्ट फिक्स, अगेन आपको पोस्ट फिक्स बताना है, ए प्लस बी स्टार सी। पोस्ट फिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज ए बी प्लस स्टार सी, फिर स्टार को करेंगे ए बी प्लस सी स्टार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस सी स्टार। ठीक है, अगर इसी का मुझे प्रीफिक्स निकालना होता तो प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, पहले आपका ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑपरेटर बाद में था, यहाँ पर ऑपरेटर आपका क्या आ जाएगा पहले, दैट इज प्लस ए बी इंटू सी। ठीक है, और अब मैं इसका फिर से करूँ तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। तो ये जो है आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। समझ में आया, तो प्रीफिक्स में जो है हम ऑपरेटर को पहले लेते हैं और पोस्ट फिक्स में हम ऑपरेटर को बाद में लेते हैं, और इन फिक्स में हम ऑपरेटर को क्या कहाँ लेते हैं, बीच में। ठीक है, क्लियर है भाई। 85 क्वेश्चन देखो भाई, इसी के साथ हमारे 84 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 85 क्वेश्चन में बोल रहा है $, बी, ठीक है, स्टार सी माइनस डी प्लस ई डिवाइड एफ जी प्लस एच। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, ब्रैकेट को सोल्व करना, जैसे जी एच प्लस। ठीक है, उसके बाद हम डॉलर को सॉल्व करेंगे, डॉलर की प्रेसिडेंस हाई होती है, डॉलर को हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डॉलर है तो हम क्या हो जाएगा ए बी डॉलर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई सी माइनस डी, ठीक है, फिर प्लस ई डिवाइड एफ। तो फिर हम जो है अब देखो ए बी डॉलर के बाद आपका मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस है, तो हम पहले लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट वाला जो पहले आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका आ जाएगा ए बी डॉलर सी, ठीक है, ये वाला करेंगे ना, तो सी मल्टीप्लाई माइनस डी प्लस ई डिवाइड एफ जी एच प्लस। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ए बी डॉलर सी मल्टीप्लाई माइनस डी प्लस ई डिवाइड एफ। ठीक है, तो ई डिवाइड एफ क्या हो जाएगा, ई जी एच प्लस। ठीक है,
अब देखो, अब हमारा क्या रह गया, माइनस रह गया और प्लस रह गया। तो पहले माइनस आ रहा है तो पहले माइनस को सोल्व कर दो, ए बी डॉलर सी मल्टीप्लाई डी माइनस प्लस, और प्लस के इधर ये वाली पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई, एक बन गई, ठीक है। फिर लास्ट में जो है आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बार प्लस प्लस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखो, 2 बार प्लस प्लस आ रहा है, ई एफ डिवाइड। अब देखो अकॉर्डिंग टू जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, ठीक है। क्या है, एंड, तो डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो एक डिवाइड का साइन है, यहाँ पर एक डिवाइड का साइन है, लेकिन यहाँ पर देखो सभी ऑप्शन के अंदर 2 डिवाइड के साइन है, क्या है, 2 डिवाइड के साइन। तो मतलब जो है ऑप्शन क्या है, सारे के सारे रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है, सारे के सारे रॉन्ग है, किसी के साथ ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है भाई। बस नॉर्मल जो आप पोस्ट फिक्स जैसे निकालते हो वैसे निकालना, इसको निकालोगे तो नॉर्मल जो है आप जैसे निकालोगे वैसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है आंसर जो है किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे रॉन्ग है। अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी डिवाइड जो है वो 2 बार नहीं यूज किया गया, तो हम 2 बार जो है यहाँ पर कैसे यूज कर देंगे, एक बार ही तो डिवाइड को यूज करेंगे, एक बार ही करेंगे ना। तो अब मैं एक बार अगर डिवाइड को यूज करूँ तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड आ रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड आ रहा है, पॉसिबल है, यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, या तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसिंग है, या किसी यहाँ, या तो यहाँ पर डिवाइड आना था, ठीक है। कुछ तो है जो यहाँ पर गलत है, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब द गोल ऑफ हैशिंग इज प्रोड्यूस सच, मतलब हैशिंग हम क्यों यूज करते हैं, हैशिंग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हैशिंग जो होती है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको बहुत ही कम कर देती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1। हैशिंग का मतलब गोल यही होता है कि मैं सर्च करूं हर किसी को, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 की फॉर्म में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईआर मॉडल। ये क्वेश्चन आपका देखो कई बार आया है, नेट के एग्जाम में भी आया है, गेट के एग्जाम में भी, और आपका पीजीटी के एग्जाम में भी आया है कि जो ईआर मॉडल्स हैं उनको हम हमेशा कौन सी फॉर्म के अंदर लेते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड में, या फोर्थ में, ठीक है, या बीसीएनएफ में। तो जो ईआर मॉडल हैं उनको हम हमेशा कंसिडर करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। कहाँ पर करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। 88 क्वेश्चन देखो, 88 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर लिंक लिस्ट। कौन सा ऐसा है जो लिंक लिस्ट के लिए सही नहीं है, सॉर्टिंग, क्यू, बाइनरी सर्च, या नन ऑफ दिस। तो बाइनरी सर्च जो है वो आपका लिंक लिस्ट के लिए सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, द कॉलम ऑफ टेबल इज रेफर टू एज। जो कॉलम है ये जो है, देखो एक तो रो होती है, ये रो है आपकी, ठीक है, और ये जो है ये आपके क्या है, कॉलम। जो ये कॉलम है ये किसको रेफर करते हैं, एट्रीब्यूट को, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर कॉलम ना हो कि रो देता, रो ऑफ टेबल रेफर टू, जो रो होती है वो किसको करती हैं, टप्पल को, ठीक है। तो रो करेंगी टप्पल को, और जो कॉलम होते हैं वो किसको करते हैं, एट्रीब्यूट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो है रो के बीच में जो हम रो को कॉम्बिनेशन ऑफ रो, उसको आप क्या कहोगे, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो बस ये चीज याद रख लेना। अब एट्रीब्यूट सॉरी कॉलम पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एट्रीब्यूट, रो पूछता तो आपका आंसर आता टप्पल, ठीक है। 90 क्वेश्चन देखो भाई, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। इन नेटवर्क मॉडल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिलेशनशिप अमंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक। नेटवर्क मॉडल में बोल रहा है कि डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में, रिलेशनशिप अमंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स, ठीक है, कि हम जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड रखते हैं जो कि जो है लिंक्स में करता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, नेक्स्ट देखो, hierarchical model data and relationship among data represented by record and link respectively, ठीक है, ये भी ठीक है। hierarchical model records are organized as a collection of arbitrary graph। जो hierarchical model है उसमें हम रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ट्री की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में करते हैं, ट्री की फॉर्म में, ठीक है। और नेटवर्क मॉडल में हम जो है कलेक्शन ऑफ ट्री नहीं करते, कलेक्शन ऑफ ट्री आपका होता है हायरार्किकल में। तो यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, समझ में आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे,
क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो है गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो गलत जो है आपकी 3 और 4 हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा डेटा मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो समझ गलत ना हो। डेटा मॉडल, मेथड ऑफ डेटा मॉडल होता क्या है, ऑर्गेनाइज करना डेटाबेस को लॉजिकल लेवल में, लेवल ऑफ स्कीमा, सब स्कीमा। अगर आपको जो है इनके बारे में पढ़ना है तो आप जो है DBMS की प्लेलिस्ट में जाओ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उसके अंदर, और मैंने वहाँ पर जो है 7-8 लेक्चर में ही डेटाबेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो। द मेन कंसर्न इन सच अ मॉडल इज हाउ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग डेटाबेस रिकॉर्ड। द रिलेशनशिप अमंग द मेनी इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन डेटाबेस आर बेस्ड ऑन one several logical data structure or model. Database are designed to provide end user with quick easy access to information stored in database. ठीक है, 3 तरीके का आपका डेटाबेस और डेटा मॉडल होते हैं, कौन कौन से, नेटवर्क, हायरार्किकल और आपका रिलेशनल। ठीक है, हायरार्किकल जो होता है वो पैकेज एंड यूज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से पढ़ना, ये 3-4 स्टेप हैं, बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ हायरार्की ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हायरार्की होती है, जो रिकॉर्ड हम लेते हैं वो एक ट्री की फॉर्म में लेते हैं। रिकॉर्डेड आर डिपेंड एंड अरेंज इन मल्टी लेवल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन रूट। ऑब्वियसली भाई अगर ट्री की फॉर्म में ले रहे हो तो रूट तो आएगा ही। ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट लेवल। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग द रिकॉर्ड आर 1 to 1। ठीक है, रिलेशनशिप जो होता है वो आपका 1 to many, सिंस each data element is related only to one element above it। ठीक है, क्लियर है भाई। उसके बाद देखो, डेटा एलिमेंट और रिकॉर्ड, हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज कॉल्ड रूट एलिमेंट। जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको आप रूट कहोगे। एनी डेटा एलिमेंट कैन बी असेस्ड मूविंग फ्रॉम रूट and along the branches of tree until the desired record is located। यहाँ पर जो होता है वो आपका 1 to 1 रिलेशन होता है। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करें तो नेटवर्क का जो रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स होता है लॉजिकल रिलेशनशिप, स्टिल यूज्ड ऑफ मेनी मेन फ्रेम डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर 1 to 1 था, यहाँ पर मैनी टू मैनी है। रिकॉर्ड दैट इज द नेटवर्क मॉडल कैन एसेस डेटा एलिमेंट फॉलोइंग वन सेवरल पाथ बिकॉज एनी डेटा एलिमेंट ऑन रिकॉर्ड कैन बी रिलेटेड टू एनी नंबर ऑफ, क्योंकि मैनी टू मैनी है तो एनी नंबर ऑफ वो है। ठीक है, अब आता है रिलेशनल। रिलेशनल में ही आपके क्या आ जाते हैं, टेबल्स आ जाती हैं जिसमें आपके रो, कॉलम, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आजकल आप RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशनल को ही यूज़ करें। तो मोस्ट पॉपुलर है आपका 3 डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसमें आप मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस पैकेज एज वेल एज मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम सिस्टम। डेटा एलिमेंट विद इन डेटाबेस आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। टेबल्स आर रिलेटेड इफ कंटेन कॉमन फील्ड्स। ठीक है, तो जो है फील्ड की फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। ठीक है, फील्ड हो गया, बाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। DBMS पैकेज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल कैन लिंक डेटा एलिमेंट फ्रॉम वेरियस टेबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, तो ये आपका 3 जो टाइप्स का डेटा था। ठीक है, इसके बाद देखो इनके बीच में मैंने डिफरेंस भी दिया है। हायरार्किकल हो गया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे रखी हैं कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनल क्या है। ठीक है, तो भाई देख लेना, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखो इसी के साथ आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कल हमने 50 किया था, 40 अभी कर लिए हैं, 10 और कर लेते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब देखो ER मॉडल टेक्निक। ER मॉडल टेक्निक में हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है, बॉटम अप्रोच होती है, लेफ्ट राइट अप्रोच होती है, बॉटम या फिर टॉप, दोनों ही यूज करते हैं। तो ER मॉडल में हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं। कौन सी अप्रोच को यूज करेंगे, टॉप डाउन को। रिडेंडेंसी इज डेंजरस एज इट पोटेंशियल थ्रेट टू डेटा। जो रिडेंडेंसी है, रिडेंडेंसी क्या होती है कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी आ जाना, डुप्लीकेसी। जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना, कि जैसे मैंने राम का डेटा जो है टेबल के अंदर स्टोर किया था, फिर से राम का डेटा जो है वो 5 जगह फिर से स्टोर हो रखा है, तो क्या है, रिडंडेंसी है। मतलब मुझे एक बार ही चाहिए था, 5 जगह स्टोर हो गया, एक तो उसने जगह स्पेस ज़्यादा ली है, मेमोरी ज़्यादा भर रहा है, ऊपर से मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। तो रिडंडेंसी इज डेंजरस एज इट पोटेंशियल थ्रेट टू डेटा। कहाँ पर डेंजरस होती है, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी। तो इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी में ये होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा A और B। ठीक है,
और नॉर्मलाइजेशन जो हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो उसके अंदर जो है मेन नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करने का जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम रिडंडेंसी को रिमूव करवाते हैं। क्वेश्चन आ जाए रिडंडेंसी को आप कहाँ पर रिमूव करवाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर रिमूव करवाते हैं। ठीक है, 93 क्वेश्चन देखो, एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। देखो भाई, सेकेंडरी की आपकी अलग होती है, मतलब सिंगल टेबल के अंदर होती है कैंडिडेट की, कंपोजिट की, ठीक है, कंपोजिट की। लेकिन जो फॉरेन की होता है ना, फॉरेन की में दो टेबल्स का कंसेप्ट होता है। ये इस तरीके से दो टेबल होती हैं और एक टेबल में जो है आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो कि नॉट नल होती है, और एक में होती है आपकी फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की आपकी नल भी हो सकती है, ठीक है, और इसके भी आप पे जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब एक तो प्राइमरी की टेबल हो गई और दूसरी टेबल कौन सी हो जाएगी, आपकी फॉरेन की टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 94 क्वेश्चन देखो, विच इज वन फंक्शन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा जो है एक फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करवाते हैं, एरर्स को अराइज, प्रिवेंटिंग एरर राइजिंग वाइल अनेबलिंग मल्टीपल साइमल्टेनियसली यूजर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखो, नाइन्टी फाइव क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ सिस्टम कैन एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर से आ गई, तो ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, तो उससे आप एक कुछ क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। रिकॉर्ड कैन नेवर कंटेन अ नल वैल्यू। रिकॉर्ड जो है वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करता, बिल्कुल करता है, क्योंकि मैंने बोला था दो टेबल होती हैं और एक टेबल आपकी प्राइमरी की होती है, एक आपकी फॉरेन की होती है। जो फॉरेन की वाली होती है वहां पर नल वैल्यू हो सकती है। तो ये बोल रहा है कंटेन नेवर की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉन नल फॉरेन की, तो जो फॉरेन की होती है वो आपकी नॉन नल नहीं होती, प्राइमरी की आपकी नॉन नल होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉरेन की एट्रीब्यूट इन अ रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर टू अनदर रिकॉर्ड विच कंटेन नल। देखो बोल रहा है कि फॉरेन की जो एट्रीब्यूट होते हैं, वो जो रिकॉर्ड होते हैं, वो ऑलवेज रेफर टू अनदर रिकॉर्ड, दूसरे रिकॉर्ड से रेफर करते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं नल वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरी की आपकी कभी नल वैल्यू को नहीं लेगी। फॉरेन की जो होती है वो हमेशा रेफर करती है दूसरे रिकॉर्ड से, लेकिन जो दूसरी टेबल है उसके अंदर नॉन नल वैल्यू नल वैल्यू नहीं होंगी, वहां पर आपकी नॉन नल वैल्यू होंगी। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, फॉरेन की एट्रीब्यूट इन अ रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर टू अनदर, दूसरी टेबल को रेफर कर रहे हैं, ये सही है। विच डज नॉट, जो कभी नॉट जो है नॉट कंटेन नल, जो नल को जो है नहीं लेती। तो प्राइमरी की में आपकी कभी भी नल वैल्यू नहीं होती, फॉरेन की में आपकी नल वैल्यू होती है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है भाई? ठीक है, 96 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ए बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये इसमें से जो है कौन से जो बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन के कौन से होते हैं। परफॉर्मेंस इज इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है। इंसर्शन अनोमलीज आर अवॉइडेड, इंसर्शन अनोमलीज को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। देखो नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स मैंने एक तो बताया था कि रिडंडेंसी हम इसमें रिमूव करवाते हैं, और एक इसमें तीन चीज़ों को रिमूव करवाते हैं। एक तो होती है इंसर्शन अनोमली, एक होती है डिलीशन अनोमली, और एक होती है आपकी अपडेट अनोमली। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो चेक कर लो जाके, मैंने डिटेल में करवा रखा है नॉर्मलाइजेशन, और पहले मैंने यही डिस्कस करवाया था कि ये तीनों अनोमलीज को हम दूर करवाते हैं कहाँ पर भी, नॉर्मलाइजेशन के। तो ये बेनिफिट्स हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, तो इंसर्शन अनोमलीज को अवॉइड करवाते हैं कहाँ पर भाई, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन अनोमली आपकी कोई नहीं होती, ये तीन अनोमली ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, 97 क्वेश्चन देखो भाई, लैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैन लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होती है भाई, इंसर्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक, लॉस्ट अपडेट, डेफर्ड। तो मैंने अभी बताया कि हम तीन प्रॉब्लम होती हैं, एक इंसर्शन की होती है, एक अपडेशन की होती है, एक डिलीट की होती है। तो लॉस्ट अपडेट ये आपकी जो है टू फेज लॉकिंग उनमें आएगी, डेडलॉक आपका अलग है। ठीक है, डेफर्ड, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, इंसर्शन प्रॉब्लम। तो तीन अनोमली होती है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, तो एक ही दे रखा है, तो यहाँ पर यही आंसर आएगा। 98 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द डेटाबेस डीएमएल लैंग्वेज। डीएमएल में कौन सा जो है यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो इट रेफर्स द डेटा यूजिंग फिजिकल एड्रेस, इट कैन नॉट रिट्रीव हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज टू डिफाइन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इच रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई डी।
क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखो भाई, इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, टाइम भी काफी हो गया है, क्लास लंबी हो गई है ना। 99 क्वेश्चन देखो, लॉकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू डेटाबेस सो दैट कीज कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन सिक्योरिटी। ठीक है, ऑल साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन आर प्रिवेंटेड, पासवर्ड कैन बी प्रोवाइड टू मेंटेन सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी कैन बी एनफोर्स्ड। तो जो है लॉकिंग हम यूज इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसमें भी, कंसिस्टेंसी कैन बी एनफोर्स्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, विच लेवल ऑफ लॉकिंग प्रोवाइड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी फ्लाइट इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो कहाँ पर यूज करते हैं भाई हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंकरेंसी फ्लाइट, तो वो हम यूज करते हैं रो के अंदर। कहाँ पर यूज करेंगे, रो में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी खत्म। आई होप आपको डे 2 भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ सारे बच्चे जो हैं कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करें, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम कमेंट डाउट डिस्कस करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास को जो है शुरू करें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की तो जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को जो है कमेंट करना है, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, जो करवा रही हूँ, इतनी मेहनत जो हो रही है वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के काम में आ रही है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।